दिस इज जितेंद्र सर। आज हम क्लास 6 के भैया बहनों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दूसरा पाठ, इसका नाम है वर्ण विचार। उसमें हमने पिछली कक्षा में वर्ण की परिभाषा तथा उसके प्रकार और वर्णमाला के बारे में पढ़ा। उसके बाद स्वर के भेद पढ़ा, जिसमें स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। उसमें से हमने स्वर पढ़ा, अब हम अयोगवाह पढ़ेंगे। अयोगवाह और व्यंजन आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं अयोगवाह। अंग, आहा, अंग को अयोगवाह कहते हैं। आ में ये बिंदी, बगल में 2 बिंदी, के ऊपर चंद्र बिंदी, ये अयोगवाह होते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले होता है। इनका उच्चारण या इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। तो अयोगवाह शब्द से ही समझ में आ जाता है इसका अर्थ। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। अब योग न होने पर भी जो साथ रहे वह अयोगवाह होता है। ये ध्वनियाँ न तो स्वर होती हैं और न व्यंजन होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है अनुस्वार, इसमें ऊपर ये बिंदी रखी जाती है, यह अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक, तो जिन स्वरों को बोलते समय वायु का प्रवाह या हवा केवल नाक से निकलती है, ठीक है, वे अनुस्वार कहलाते हैं। इनका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे चंदा, डंडा, संगा, गंगा, रंग, अंग, रंग। इस तरह से जो ऊपर केवल एक बिंदी रखी जाती है, ये अनुस्वार कहलाते हैं। दूसरा है अनुनासिक, जिसमें ऊपर चंद्र बिंदी टाइप में रहती है, चंद्र बिंदु, यह अनुनासिक कहलाता है। इसका उच्चारण नाक और गले या मुख दोनों से होता है, नाक और मुख दोनों से होता है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, इसका मतलब वायु का प्रवाह मुंह और नाक से होता है, ये अनुनासिक कहलाते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कांटा, चांद, आँख, पाँच। इस तरह से कई शब्द हैं। ये हो गया अनुनासिक। अब विसर्ग, यह विसर्ग कहलाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। ये लाइन की बगल में 2 बिंदी, इसका जब भी प्रयोग करेंगे तो व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ख की तरह होता है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो ख की ध्वनि निकलती है बाद में, जैसे नमः, स्वतः, दुख, प्रातः आदि। इस तरह के शब्द, इसमें इसका उच्चारण ख के समान होता है, इसे वर्ण के बाद लगाया जाता है। ओके, अब आता है व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा इनका उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन व 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। कुल मिला के 35 व्यंजन होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे इनका उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है, इन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राणवायु या वायु
के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर आते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 33 और 2 अतिरिक्त मिला के 35 व्यंजन होते हैं। अब हम व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजन के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा यानी जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसमें देखेंगे। स्पर्श व्यंजन ये इसे 5 भागों में बांटा गया है। ओके, कि स्पर्श का अर्थ ही होता है कि छूना, स्पर्श करना या छूना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण से जीवा मुख के विभिन्न स्थानों पर का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ये 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 इस तरह से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग में इन्हें रखा गया है। ये स्पर्श व्यंजन है ये सभी। इनमें क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ होता है, ठीक है, कंठ से इनका उच्चारण होता है। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धा है, जो जीभ के ऊपर वाला भाग होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है और प वर्ग का उच्चारण स्थल ओठ है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है, इसलिए इसे कंठस्थ कहते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु है, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धा है, इसलिए इस ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है, इसलिए इन्हें दंतस्थ कहते हैं। और प वर्ग का ओठ है उच्चारण स्थल, इसलिए इसे ओष्ठय कहते हैं। तो इनका विभाजन 5 वर्गों में किया गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के आधार पर रखा गया है। क, च, का से क वर्ग, च से च वर्ग, तो पहले व्यंजन के नाम से उसके व्यंजन का आधार रखा गया है। ठीक है, ये 5 वर्ग में बांटे गए हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इसकी परिभाषा देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः नहीं छूती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः नहीं छूती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। इसमें इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः नहीं छूती। अब है ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन है। इसकी परिभाषा देखेंगे। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से टकराकर उष्मा या गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से टकराकर उष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, श, श, स, ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। तो भैया बहनों, आज के लिए बस इतना ही। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, फेयर कॉपी में। और इस रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन राजा प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।